Hello, Joe. Let's read a given question. The question says, an infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda lies parallel to the y-axis in the yz plane at z equals to root 3 by 2 a. We can see the figure. If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is lambda L upon n epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space, then the value of n is. So to understand this question, we need to understand about the key concept of application of Gauss law. So अगर हम application of Gauss law की बात करते हैं, let's suppose we have a line charge और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है. वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट. सो व्हाट वी डू इज हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं जहाँ पे दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए हर जगह वो पॉइंट उस सरफेस पे. एंड ऑल्सो सेकेंडली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो या तो पैरेलल हो एरिया वेक्टर को या परपेंडिकुलर हो. सो ये दो चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी कैन कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस. सो इस केस में जो गॉसियन सरफेस बनता है वो बनता है सिलिंड्रिकल. राइट. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी कैन सी कि इसमें दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई होंगे. कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर भी होंगी या फिर किसी केस में वो परपेंडिकुलर होंगी, किसी केस में वो पैरेलल होंगी. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह सेम होगी लाइंस पे. देख सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ का, तो वी कैन से दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग. अब यहाँ पे वी कैन सी ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया जो कि एक सिलेंडर शेप में बना है. ठीक है. और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हमने ले लिया है. अब यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अब यहाँ पे तीन सरफेसेस आ रहे हैं. एक तो ये सरफेस आता है हमारा, राइट. दूसरा ये सरफेस एंड तीसरा एक कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देखेंगे. सो इट विल बी पैरेलल, एरिया वेक्टर के पैरेलल आ रहा है. ठीक है. सो यहाँ से हम गॉस लॉ अप्लाई करके वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. सो बेसिकली फ्लक्स की जब हम बात करते हैं दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, तो हम क्या लिखते हैं? फॉर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन बी रिटन एज ई बार डॉट ए बार, राइट. और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी वी कैन गो फॉर इंटीग्रेशन, राइट. इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बार. तो इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं ई क्लोज लूप में ई बार डॉट डी ए बार. सो इस तरीके से ये फ्लक्स वी कैलकुलेट. अब बाय गॉस लॉ वी कैन सी कि फ्लक्स को हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं. अगर हम डायरेक्टली भी इसको लिखना चाहें तो फ्लक्स कैन बी रिटन एज दैट इज ई बार डॉट डी ए बार का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप. इट कैन बी रिटन एज क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो. So this is the thing we need to remember. अब इसके apart we also need to understand about the concept of charge density. So यहाँ पे क्योंकि charge linearly distributed है, so we go for uniform that is linear charge density जिसको हम denote करते हैं lambda से. Lambda is nothing but the charge over the length, right. So this is the basic thing that we need to keep in mind. अब यहाँ पे we can see कि हमें एक line charge ही given है. अब line charge को अगर हम फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगर एनालाइज करें, अब इस लाइन चार्ज की वजह से फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगुलर एरिया वी नीड टू फाइंड. सो वी कैन सी कि अगर हम एक गॉसियन सरफेस जैसे हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल कंसिडर किया तो बेसिकली हम इसको ऊपर से देख रहे हैं. अब ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द गॉसियन सरफेस वी आर ड्राइंग और ये है वो हमारा एरिया जिसके थ्रू हमें इसको फ्लक्स को फाइंड करना है. ये रहा वो जो लाइन जो पास हो रही है वो हम देख रहे हैं यहाँ से. जो लाइन है वो इनवर्ट बेसिकली या फिर आउटवर्ड, हम जैसे भी इसको समझ सके वो समझ सकते हैं हम. और इसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी हर डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से हर तरफ से फील्ड लाइंस निकलेंगी. ठीक है. अब ये है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब यहाँ पे भी नीड टू फाइंड कि हमें इतने एरिया में से जो फील्ड लाइन पास हो रही है वो हमें फाइंड करना है, इतने एरिया में से. इस तरीके से. यस. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लेंथ है हमारी, लेंथ ऑफ दिस बेसिकली यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये लेंथ ए है. बेसिकली ये ए और डी पॉइंट है ये हमारा, ये लेंथ ए है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें गिवन है रूट 3 बाई 2. हम यहाँ लिख रहे हो रूट 3 बाई 2 इंटू ए. ठीक. और फर्दर मोर वी कैन सी के अगर ये रेडियस है हमारा तो ये भी रेडियस ही होगा. ठीक है ना, दोनों सेम है. तो इन शॉर्ट वी कैन सी के फ्रॉम द ट्राइंगल. अब हमें पता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल की उसमें से एक ये है कि इफ वी ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर
a line perpendicular to the chord, so it bisects the chord. So ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा. So in that sense we can see from the triangle, अगर हम इसको नाम दे दे O point और इसको नाम दे दे B, so in that situation we can see, इसको हम O दे देते हैं to avoid confusion और इसको हम दे देते हैं let's say C. So यहाँ पे हम देख सकते हैं from the figure we can write in triangle COA, COA या CAO जो भी हम बोल सकें इसमें. तो यहाँ से हम इफ दिस एंगल वी आर सपोजिंग इट एज टू बी थीटा, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट इज दिस. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, थीटा कम्स आउट टू बी 1/√3, राइट. 1/√3 आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 बेसिकली, tan इनवर्स ऑफ 1/√3. ठीक है, अब 1/√3 का मतलब ये है कि इट इज 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री. सो दिस एंगल इज 30, सो ये एंगल भी 30 होगा बाय सिमेट्री वी कैन से. सो फ्रॉम दिस वी कैन से इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर. अब यहाँ पे वी कैन सी के थ्रू 60 डिग्री हमें फाइंड करना है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है. यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली. सो हमें यहीं से फाइंड करना है, यहाँ से सारी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, इस एरिया में से वो कितनी होंगी. तो ये जो हमें मिला है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री बेसिकली ये पूरा 60 डिग्री हो गया. 60 डिग्री में से कितनी फ्लक्स लाइन पास हो रही होंगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर. अब यहाँ पे हमें पता है कि 360 डिग्री में से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है. ठीक है ना, पूरे ओवरऑल सिलेंड्रिकल सर्कल जो है उसमें से 360 डिग्री में से 5 पास हो रहा है. तो 60 डिग्री में से कितना होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू आंसर. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, अब 5 तो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0 ही है, तो यहाँ हम क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हियर एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, एक्स कैन बी रिटन एज 60 अपॉन 360 इंटू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0. सो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्स की, सो इट इज कमिंग आउट टू बी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन 6 एप्सिलॉन 0. ठीक है, तो फ्लक्स हमें ये मिल रहा है एक्स. अब एक्चुअली में फ्लक्स हमें गिवन भी है लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन 0. ठीक है, अब क्यू एनक्लोज को बाय दिस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्यू कैन बी रिटन एज एन इंटू एल इंटू लैम्डा. So we can see from the situation we can write, यहाँ पे हम लिख देते हैं therefore lambda L upon n epsilon 0 will be equals to lambda L upon 6 epsilon 0. So from here we can say therefore the value of n comes out to be 6. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.